को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास रिजिडिटी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, प्रोपेंसिटी हम बोल देते हैं उसको, कि वो अपनी शेप को लूज़ ना करे, चाहे हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम हथौड़े मार रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी शेप को चेंज ना करे। कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो चीज़ उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होगी। तो गैसेज आर हाईली मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी हमेशा लिक्विड्स और गैसेस दोनों शो करते हैं, ठीक है। फिर फिलिंग द गैस कंटेनर, देन फिलिंग द गैस कंटेनर मतलब कि एक गैस की प्रॉपर्टी बता दी उसने, कहा कि भाई गैस जो है जिस भी कंटेनर में आप फिल करोगे वो उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है ना। अगर सपोज आपने एक ये कंटेनर है, आपने यहाँ से नॉब करके यहाँ पे गैस फिल करी, तो ये जो भी शेप है यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल उतना ही आपका स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी, जब वर्ड काइनेटिक आ जाता है तो दिमाग में आना चाहिए मोशन, ठीक है। अगर काइनेटिक है तो मतलब कि सब्सटेंस जो है वो मोशन में, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो मोशन जो है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है पार्टिकल्स को टू पोजेस सम एनर्जी। अब वो मोशन जो है वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है उन पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा गैसेस की ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर दूर तक फैलती हैं, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड्स की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो है एक एक्सप्रेशन होता है, ये आपके फिजिक्स में आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², ठीक है। जहाँ पे m क्या है, मास है, और v क्या है, वॉल्यूम, वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी का मतलब देखो आगे फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टर्म्स की वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि इट इज़ स्पीड पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितनी एक पार्टिकल की स्पीड थी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी और उसकी स्पीड पे भी। अगर मास जो है किसी भी चीज़ का कम होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, वन डेफिनेशन इज ऑल्सो लेफ्ट, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखिए डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली अब गैस की तो प्रॉपर्टी है, और दूसरी बात कि गैस के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होंगे, और अगर मोशन में है तो उनकी कौन सी एनर्जी वो पोजेस कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे। तो पहले का आंसर भी यही है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हवा में टहलते ही रहते हैं, उनके अंदर एक मोशन होता है, और वो मोशन उन्हें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई विच अलाउ देम टू मूव अक्रॉस ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। हेंस द पार्टिकल्स फिल्स द गैस वेसल्स एंटायरली। नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल, अगर देखो कोई भी एक चीज़ है, जैसे तुम यहाँ पे गैस को हटा दो, तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल लो कि एक बलून है, बलून के अंदर मैं पानी भर रही हूँ, ठीक है। अब पानी वाला गुब्बारा मैं भर रही हूँ, वो पानी भी एक लिमिट तक भरेगा ना, अगर तुम भरते रहोगे वो बलून जो है वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई भी एक एयर है, ठीक है, आप हवा भी, अब आप पानी की जगह हवा ले लो, बलून के अंदर आप हवा भरे जा रहे हो, एक हद तक की तो भरेगी, उसके बाद क्या होगा, फट जाएगा बलून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एयर, वो क्या है, वो गैस है, ठीक है ना। एयर किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है ना। तो वो जो हम भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बलून्स की वॉल्स पे, बलून के ऊपर अंदर जो है उसकी वॉल्स पे
इस तरह से अगर मैं शो करूं, तो अगर एक ये बलून है तो बलून जो है वो इस तरह से फूल के आया, तो ये इसकी क्या हुई, वॉल्स हुई, ठीक है। तो इस वॉल्स पे प्रेशर लग रहा है ना, अगर ये ज़्यादा लगेगा ये फट जाएगा। पर कहीं ना कहीं उसने क्वेश्चन आपको क्या पूछा कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट मोशन के अंदर हैं और रैंडमली वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गैस अगर भर रही है, सपोज ये बलून है और ये गैस इसमें भर रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ टकराएंगे रैंडमली, इसके वॉल्स ऑफ द बलून पे टकराएंगे, रेंडमली वो मूव करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे वो वाइब्रेशंस क्रिएट भी करेंगे। तो वो सिर्फ बताया है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो रैंडम मोशन शो करते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को वो एक्सर्ट करेंगे। आपको सिर्फ इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सी पार्ट देखिए, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनेट शेप डेफिनेट साइज डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो रहता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा कम रहती हैं, रिजिड होता है, नॉट कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप सॉलिड की उठा के लिख दोगे। We can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert, right? ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हवा में तो हमारे को हाथ हम आराम से घुमा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हवा के अंदर जो है वो जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, वो वीक फोर्सेस हैं भाई, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ठीक है। तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, उस अपना हाथ आराम से हिला सकते हैं, ठीक है। बट अगर सॉलिड की बात करते हैं तो क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के वो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बात कहाँ से आ गई, लॉजिक कहाँ पे आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वो कब होगा, देखो स्पेस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्पेस जितना ज़्यादा होगा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे ये फिनिश हो गए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। देखिए, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। बिल्कुल सही बात है, देखो सोचने वाली बात तो है। अब हमने कहा कि सॉलिड्स की, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉलिड में, और डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज़ है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कम है, कंप्रेस भी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, लिक्विड्स के कंपैरिजन में, ठीक। बट आइस क्या है, सॉलिड है और वो पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है। मतलब कि अगर वो पानी के ऊपर तैर रही है तो पानी का वेट क्या है, ज़्यादा हुआ, और सॉलिड मतलब आइस का वेट जो है वो कम हुआ। तो उसने कहा कि ये तो ऑपोजिट हो गया। तो उसने कहा ऐसा क्यों है, ठीक। तो क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ। जो पानी होता है ना, वाटर, H2O होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अभी हम केमिस्ट्री में सब करेंगे, ठीक है। तो पानी में H2O मतलब H मतलब हाइड्रोजन एंड O मतलब ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये आपका ये हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से ना, इस तरह से एक बॉन्डिंग सी बनती है। जैसे आपका मैं समझाती हूँ, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब वो केज लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप देखो, ये आपके पास
आइस की बात कर रही हूँ कि आइस में पानी जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ ये ऑक्सीजन है, ये एक एच ये रहा, ये एक एच ये रहा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये भी अपने एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ से ये एक एच होगा, ठीक है। ऐसे ही ये एक एच होगा। अब फिर से ये क्या करेगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाएगा, ठीक है। ये अपना ऑक्सीजन होगा, ये इससे अटैच होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, केज है, ठीक है ना। तो केज मतलब कि किसी भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे, तो वो क्या करता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेंसिटी जो है उसकी कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों? द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल पोर्स विच इट हैज़ विच अलाउज इट टू ट्रैप एयर, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कहीं ना कहीं, आप यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, और ये कहीं ना कहीं एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और अगर किसी भी चीज़ के अंदर हवा होगी ना, तो वो पानी के ऊपर बहेगा, मतलब कि वो एक तरह से फ्लोट करेगा, वो कभी भी उसके अंदर डूबेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा स्विमिंग पूल के अंदर जो है, छोटे बच्चों को जब स्विमिंग सिखाते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा उसका एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर उनको फिट कर देते हैं और फिर स्विमिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसके अंदर हवा भरी हुई होती है और वो पानी के ऊपर ही रहेगा। उसके कारण क्या होगा, बच्चा जो है वो नीचे डूबेगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आइस का भी यही फिनोमेना है कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये एयर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। 300 केल्विन दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। और फॉर्मूला जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। और फिर आप इसका आंसर निकालो, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी कि हाँ फॉर्मूला क्या है या कुछ भी है, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, ये सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन होता है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लो। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो पानी, अब उसने डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं पूछा, केल्विन नहीं पूछा, उसने पूछा डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि पानी जो है वो बॉईल करता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिकल स्टेट पानी की क्या होगी, वो बॉइलिंग, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक, मतलब एक ऐसा स्टेट होगा, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि जैसे मैंने कहा आइस है, ठीक है, आइस से वाटर गया, ठीक है। अब वाटर से वेपर्स बने, मतलब गैस बनी या वाटर वेपर्स बने। चलो मैं यहाँ पे वेपर्स ही लिख देती हूँ, ठीक है, वेपर्स बने। तो जब आइस से पानी बनता है तो कोई ये तो नहीं है कि डायरेक्टली बस आइस एकदम से मेल्ट हुई और पानी बन गया, नहीं। एक स्टेट आती है कि उस बीच की स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कि जहाँ पे ना तो प्रॉपर आइस पूरी पानी में बनी है, और ना ही मतलब ना ही पानी जो है प्रॉपर वेपर में बना है। तो पानी और इसके बीच की भी एक स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट की, ऐसी स्टेट जहाँ पे पानी कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट इज़, सॉरी, it is at the transition state as the water is at boiling point, ठीक है। hence it would be present in both liquid and gaseous state। देखो ऊपर अगर आप ढक के रखते हो बर्तन को, तो ऊपर क्या होगा, वेपर की फॉर्म बननी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो वेपर और लिक्विड दोनों ही फॉर्म्स में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। बट 250 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 100 में भी और 150 डिग्री में ऐड कर दूं तो क्या टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली पानी जो है वो गैशियस फॉर्म में ही होगा, ठीक है, गैशियस स्टेट में ही होगा पानी की जो फिजिकल स्टेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, उसने कहा कि कोई भी एक सब्सटेंस की बात कर लेता हूँ, तो
चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, 3 ही स्टेट्स हैं, ठीक। तो उसने कहा कि कोई भी सब्सटेंस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने तुम्हें हिंट दे दी क्वेश्चन के अंदर कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब हमें ये पता लगना ही बंद हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हालांकि टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे होंगे बट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो हमें पता नहीं लगता, मतलब हिडन है, मतलब लेटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट एज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है स्टेट, सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा है। तो देखो यहाँ पे इस लेटेंट हीट के कंसेप्ट को फिर से समझ लो कि लेटेंट हीट में एक टाइम तक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर दूसरा टेम्परेचर जो है भाई, टेम्परेचर आगे भी इंक्रीज हो रहा है पर वो हमें नहीं पता लग रहा, वो हिडन है, ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं। तो मतलब अगर कल को सॉलिड से लिक्विड में हमें चेंज करना है तो हमें लेटेंट हीट का कंसेप्ट हम कैसे कह रहे हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं। अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हमको दूर दूर करने हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, तो कहीं ना कहीं वो हीट इन पार्टिकल्स को दूर करने में काम आ रही है, तभी तो सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। बिल्कुल, देखो इसमें मेथड की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तुमने क्या कहा कि एक मेथड बताओ ताकि हम जो गैसेस हैं उनको लिक्विफाई फॉर्म में कर सकें। अब गैसेस हैं, देखो यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स पड़े रहते हैं इस तरह से, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हैं गैसेस के पार्टिकल्स। अब हमें उनको कॉम्प्रेस करना है, मतलब हमें इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लेकर आना है, तभी तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का फिनोमिना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब गैसेस कंप्रेस होंगी डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, एलपीजी, सीएनजी, आपकी परफ्यूम्स की बॉटल्स, ठीक है, सॉरी डीओ की बॉटल्स, परफ्यूम्स नहीं डीओ की बॉटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैस है हमने उसे कॉम्प्रेस कैसे किया, जब हमने उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाया और टेम्परेचर कम किया। ये दो कंडीशंस होती हैं किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर लगा दो और टेम्परेचर को कम कर दो, ठीक है। फिर उससे आपका नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में कि विच अल्टीमेटली लीड्स टू रिडक्शन ऑफ स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी होती वही है कि मॉलिक्यूल्स पास में आना, कॉम्प्रेस करना, और वही चीज़ कॉम्प्रेस हो सकती है जिसके बीच में कुछ स्पेस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ओके, देखो डेजर्ट कूलर जो है वो एक ड्राई डे में, मतलब कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आप जब ये कूलर वगैरह लगाते हो तो ये जब प्रॉपर गर्मी, मतलब जब नमी नहीं होती, ठीक है ना, जब ह्यूमिडिटी नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता एनवायरनमेंट में, तो उस समय पे कूलिंग बहुत अच्छी होती है। बट जब नमी होती है तब कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो उसने कहा कि हॉट ड्राई डे में क्यों ऐसे होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो देखो बाहर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी होती नहीं है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, बेटर इवेपोरेशन हो पाता है, आपके स्किन से पसीना जो है वो आराम से इवेपोरेट हो सकता है वाटर वेपर्स की वजह से। देखो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी जल्दी उड़ेगा, पानी सरफेस के ऊपर से जल्दी उड़ेगा, और इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो हाई लेवल इवेपोरेशन का वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को देगा, बिकॉज इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पोट या फिर मटका बिकम अ कूल ड्यूरिंग समर।
ओके, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ओके, सो ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, देखो इवेपोरेशन का ही फिनोमिना अप्लाई होगा इसके ऊपर भी, कि एक घड़े के अंदर जो पानी है वो पानी क्या करेगा, जब पानी उसके अंदर भरा हुआ होगा तो पानी के ऊपर जो मतलब जो घड़े के अंदर पोर्स हैं वो सरफेस वाले पानी को अपने अंदर खींचेंगे, ठीक है। और वहाँ से उन पोर्स के थ्रू वो एयर के अंदर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बनेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो मटके को बाहर से कूलिंग इफेक्ट देगा और अंदर का पानी जो है वो कूल रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इवेपोरेशन का प्रोसेस ही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। Then next question is, why does our palm feel cold when we put on some acetone or petrol or perfume on it? Okay, देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो अब देखो, अगर आप जैसे एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन इज़ नथिंग, जो आपका ये नेल पेंट रिमूवर नहीं होता, ठीक है, ये आपका एसीटोन होता है। अब आपने सपोज ये एसीटोन डाला या पेट्रोल कभी कभी आपके हाथ पे लगता है तो आपको एक ठंडक सा महसूस होती है, क्यों, क्योंकि उसने ये एक वर्ड होता है कि वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल करके एक वर्ड होता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो एकदम उड़ जाए, ठीक है, जो क्या कह रही हूँ मैं, एकदम जैसे ही कहीं पे भी गिरा वो मिनट भी नहीं लगाएगा, वो सेकंड्स के अंदर अंदर उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एसीटोन है, पेट्रोल है, परफ्यूम है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। मतलब उड़ना मतलब सरफेस फिनोमिना, मतलब इवेपोरेशन, वो इवेपोरेट हो जाएगा जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा हवा के, ठीक है। सो इवेपोरेशन जो है वो फैसिलिटेट होती है, ठीक है, और इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक। नेक्स्ट, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर rather than a cup। ओके, तो देखो इसको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि एक कप में चाय पड़ी है और एक सॉसर है, मतलब कि सॉसर क्या है, जिस कप और प्लेट, ठीक है, तो प्लेट है एक तरह से, उस प्लेट में हमने उस चाय को डाल दिया। तो तुम दोनों में से कंपेयर करो कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, सॉसर का है या एक कप का है। डेफिनेटली सॉसर का है। अब वो चाय जो है वो फैल गई, ज़्यादा सरफेस पे फैल गई, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी, और इवेपोरेशन ज़्यादा होएगी तो उतना ही जल्दी ठंडी होएगी, और इसलिए अगर ठंडी होएगी तो हम जल्दी से पी सकते हैं उसको, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। ओके, अच्छा ये एक क्वेश्चन एक ऐसा है कि या तो ये इसने अभी तो तुमसे ये पूछ लिया कि कैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए समर्स में, मतलब गर्मियों में, पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जनरली गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों, ठीक है। अब यहाँ आंसर क्या हो गया कि गर्मियों में हमको कॉटन के या लाइट कलर्ड के कॉटन के क्लोथ्स जो हैं वो पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉटन, मैंने पहले भी बताया था कि कॉटन के कपड़े में पोर्स होते हैं, वो पोर्स क्या करते हैं, आपके स्वेट को, ठीक है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाहर एनवायरनमेंट में इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट स्किन के ऊपर महसूस होता है जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस में आंसर सेम होंगे। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, देयर इज़ नो नीड टू टेल, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आपका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है या आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट इज नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। भाई देखो, उसने कहा कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम कपड़ों में रखते हैं, वाइट सी बॉल्स आती हैं, अलग अलग कलरफुल बॉल्स भी आ जाती हैं मार्केट में, हम वो कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो क्या हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं? नहीं है। क्या वो नैप्थलीन बॉल? सॉलिड, ठीक है,
और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो वो ना उसका मतलब कि साइज़ कम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो एक तरह से सीधा सॉलिड से वेपर की स्टेट में कन्वर्ट हो गई। सोचने वाली बात है। और ऐसे सॉलिड्स को हमने क्या कहा था, सब्लिमेटरी सॉलिड्स कहा था, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोसेस क्या हुआ, सब्लिमेशन का, कि सॉलिड डायरेक्टली भाई लिक्विड में ना चेंज होके वो सीधा सीधा गैशियस स्टेट में ही कन्वर्ट हो गया। ऐसी सॉलिड्स को हमने क्या कहा कि दे आर सब्लिमेटरी सॉलिड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो सब्लिमेशन का फिनोमिना आएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमने पहले ही क्वेश्चन में कर लिया कि जो आपके मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दूर तक, हाई स्पीड तक और बहुत दूर तक फैल सकती हैं। ठीक है, तो परफ्यूम क्या है, परफ्यूम एक ऐसा है कि अगर हम उसको कहीं ना कहीं परफ्यूम छिड़कते हैं, ठीक है, किसी भी रूम में छिड़कते हैं, तो वो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स जो हैं उसे दूर तक डिस्टेंस तक लेके जाएंगे। और परफ्यूम क्या है, एक वॉलेटाइल है। ठीक है, अगर आप परफ्यूम्स की बॉटल्स देखते हैं या डीओ की बॉटल्स वगैरह भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक निशान देखोगे कि इस टाइप का एक निशान होता है, इस टाइप का निशान होता है, एक ऐसे करके बना हुआ होता है। ठीक है, और हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, ऐसे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। तो मतलब अगर आग लेकर आओगे ना इसके पास तो एकदम फट जाएगा। ये हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब वो चीज़ है कि जो एकदम ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट घर जाके मत करना। तो आपके पास उसने ये ही चीज़ बोली है कि परफ्यूम वगैरह जो है, क्वेश्चन कहाँ पे गया वो, वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो एयर जो है वो उसको कहीं ना कहीं स्कैटर करने में काम करती है। ठीक है, और परफ्यूम जो है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, वो फैलेगा ही फैलेगा हवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। पहले तो देख लो, वाटर क्या है, लिक्विड है, शुगर क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि पार्टिकल्स कितनी पास पास होंगे। तो उसने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरो। तो सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, फिर लिक्विड, फिर गैस, तो शुगर, वाटर एंड देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 0 डिग्री मतलब फ्रीजिंग है। ठीक है, और 100 मतलब बॉइलिंग है। ठीक है, तो 25 क्या है, वो आपका एक लिक्विड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रहता है। मतलब कि जो आपके घरों में, कमरों के अंदर एक टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर बोलते हैं हम उसको। तो वो आपका नॉर्मली वाटर जो है वो एक तरह से लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ओके, सो उसने कहा कि आप रीजंस दो। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या होगा कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। कहने का मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर लो। ठीक है, मैं कहती हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी तुम अज्यूम कर लो, तब भी पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, आइस में या फिर वेपर की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसने कहा जस्टिफाई करो इस आंसर को, तो वाटर जो है वो डेफिनेटली लिक्विड रहेगा, तो वो फ्लूइडिटी का फिनोमेना शो करेगा। इट विल फ्लो एट दिस टेम्परेचर, और उसका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, वो ऑक्यूपाई करेगा शेप ऑफ द कंटेनर जिस भी किसी में वो होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन। अब उसने कंपेयर कर दिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना इतना रहता है, रूम टेम्परेचर पे क्या है 20 से 25, तो डेफिनेटली वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग आयरन की वो 1500 से ऊपर के टेम्परेचर पे होती है, और बॉइलिंग मतलब 2800 से ऊपर के टेम्परेचर पे होती है। तो इतना इतना टेम्परेचर तो है ही नहीं, हमें तो रूम टेम्परेचर पूछा, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री भी लगा लो।
ठीक है, रूम टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे सॉलिड कभी भी मेल्ट नहीं हो सकता, कभी भी बॉयल नहीं हो सकता, तो ये इसका सॉलिड फॉर्म ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि उसने पूछा कि 273 केल्विन है, टेम्परेचर तो सेम है, पर आइस जो है वो इफ़ेक्टिव कूलिंग शो करती है, पर पानी जो है इस टेम्परेचर पे इफ़ेक्टिव कूलिंग नहीं, इतना ठंडा नहीं महसूस होता। क्यों? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वाटर इस टेम्परेचर पे लेस इफ़ेक्टिव क्यों होता है आइस से, क्योंकि आइस जो है वो इस टेम्परेचर पे पानी से, मतलब कि इस टेम्परेचर पे 273 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे सॉरी केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जो पानी है, ठीक है, वो रेडली कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है मतलब आइस जो है वो एक तरह से हीट वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब करती है थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बियंट हीट। एम्बियंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है आइस इस टेम्परेचर पे इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, विच डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास अपना ऑलरेडी एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको कहीं ना कहीं वाटर को एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आइस जो है वो हीट को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है और फटाफट से कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर भी यही है कि वाटर इस टेम्परेचर पे लेस इफ़ेक्टिव इसलिए होता है बिकॉज आइस कैन रेडिली फॉर्म वाटर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बियंट heat energy as opposed to water which does not exhibit this property as it already possesses additional latent heat of fusion, so does not require extra heat, hence ice cools rapidly compared to water at the same temperature। कहने का मतलब क्या है कि एक आइस है वो क्या करेगी, हीट को फटाफट से एब्जॉर्ब करेगी और पानी में कन्वर्ट करेगी। जब वो ये काम कर रहा है तो आइस, जो आइस से पानी ठंडा हुआ हुआ होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ठंडा लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो उस टेम्परेचर पे पर्टिकुलरली रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास जो है ऑलरेडी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना होता है कि वो हीट को फर्दर रिक्वायर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ठीक है, डेफिनेटली स्टीम। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टीम है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में एक स्टीम जो है, अगर एकदम से स्टीम लगती है ना आपके स्किन पे तो वो सीवियर बर्न्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होती है जब वेपोराइजेशन की स्टेट में कन्वर्ट होता है। पानी जो है, लिक्विड जो है, वो जब वेपर्स की फॉर्म में जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है। तो जब वेपर बन के अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाए तो सीवियर बर्न्स ज़्यादा होते हैं, जलता ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, हमें पता है 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड से लिक्विड गया तो कितना होगा, क्या होगा, ए क्या होगा, मेल्टिंग, फ्यूजन, बहुत आसान है। लिक्विड से गैस गया तो क्या होगा, वेपोराइजेशन। ठीक है, देन फिर सी, गैस से लिक्विड है, कंडेंसेशन। ओके, लिक्विड से सॉलिड है, सॉलिडिफिकेशन। ओके, देन गैस से डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस है, सब्लिमेशन। एंड गैस से सॉलिड है तो भी सब्लिमेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं वैसे नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड्स गैस पे जाते हैं, गैस कभी भी फर्दर सॉलिड्स में बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, बट इट इज़ ऑफ वेरी हाई लेवल।
ठीक है। तो दोनों ही केसेस, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो प्रोसेस हमेशा सब्लिमेशन का ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है ये आपका फिनिश अप हुआ। इसके बाद आपका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कुछ शायद आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं। लेट्स टेक अप दैट थिंग। असाइनमेंट बेस्ड आया मटेरियल। इस असाइनमेंट में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन उसने दिया कि स्पॉन्ज दो कॉम्प्रेसिबल इज़ अ सॉलिड। ठीक है, एक स्पॉन्ज है, ठीक है, वो हम कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं, उसे दबा पा रहे हैं, बट वो है तो सॉलिड। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वो इसलिए सॉलिड, भाई मतलब कि वो कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक माइन्यूट होल्स हैं, पोर्स हैं। ठीक है ना, अब एक स्पॉन्ज को तुम पानी में डालते हो तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पोर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्रेस वो होगा तो वो तभी तो होगा जब पोर्स होंगे। वो पोर्स क्या होंगे? वो एम्प्टी हो जाएंगे एकदम से, तो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्रेसिबिलिटी का फिनोमिना क्या होगा कि माइन्यूट होल्स हैं जिसमें एयर जो है वो ट्रैप्ड है। ठीक है, इसलिए जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। अब अगर मैं पानी अगर उसमें भरूंगी तो पानी बाहर निकलेगा। अब एयर है तो वो एयर हमें ये तो नहीं महसूस होगी कि एयर निकल रही है, बट येस उस स्पेसेस के अंदर जो है वो एयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस गैस कैन बी लिक्विफाइड? बिल्कुल, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ओके, इन विच फॉर्म एलपीजी इज फिल्ड इन द गैस सिलेंडर? लिक्विड फॉर्म। व्हाट इज ड्राई आइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, और ये एक कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। मतलब जैसे आप बेकरी शॉप्स पे जाते हो, आप देखते हो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हैं, उन्होंने फ्रोज़न फूड्स रखे हुए हैं, तो वो फ्रोज़न फूड्स जो हैं उनके अंदर आइस बनी रहती है। तो वो क्या है? बेसिकली वो आपकी ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक फिनोमिना यूज़ हुआ होता है उन रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर। अब आपको दोनों ही टर्म्स पता है कि वेट गीले कपड़े हैं, ठीक है, और बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो ह्यूमिड है, मॉइस्चर वाला है, तो डेफिनेटली कपड़ा जो है वो टाइम लेगा। अगर मैं ये बोलती कि कपड़ा जो है वो गीला है पर बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई है, ठीक है, तो कपड़ा जल्दी सूखता। क्यों? ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो रही है, बट इवेपोरेशन इस केस में क्या हो रही है? वो कम हो रही है। ठीक है ना, सो यही आप लिखेंगे कि बाहर के एनवायरनमेंट में जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और कपड़े ऑलरेडी गीले हैं, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं उसको हेल्प तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो एक तरह से गीले कपड़े अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक टर्म होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि एक वर्ड होता है सैचुरेशन। ठीक है, अब इसको पहले हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि आपने खाना भर के खा लिया एक बारी, फिर कोई आया 5 मिनट के बाद, तो आपने मतलब उन्होंने बोला कि लो जी, मैंने तो तुम्हारी मनपसंद चीज़ रसगुल्ले बनाए हैं, खाओ। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि भाई यार मेरा पेट बहुत फुल हो गया है, मैं थोड़ी देर के बाद खा लूँगा। वो पेट फुल मतलब कि आपका पेट कुछ और अकोमोडेट कर नहीं पा रहा है, मतलब आप सैचुरेशन पे पहुंच गए हो, अब आप इससे ज़्यादा खा नहीं सकते। ऐसे ही क्या है कि बाहर का मौसम जो है वो गीला है, ऑलरेडी पानी पानी भरा है, मतलब मॉइस्चर है उसके अंदर, और कपड़े भी गीले हैं। ठीक है, तो जब वो गीले हैं तो क्या वो मतलब उनका भी तो एक सैचुरेशन लेवल पहुंचेगा ना, वो थोड़ा टाइम तक पानी को अब्जॉर्ब मतलब ले लेंगे, जितना उनके अंदर हिम्मत होगी पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर अटैच कर लेंगे, पर एक टाइम आएगा कि वो सैचुरेट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा? उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, कपड़े सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो पता है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, स्लो है, बॉइलिंग फास्ट है, और बल्क फिनोमिना है। ठीक है,
इवेपोरेशन का कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है, बट इवेपोरेशन का कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि हाँ इस टेम्परेचर पे जाके चीज़ें इवेपोरेट होंगी, ठीक है। अब उसके बाद बॉइलिंग के अंदर क्या होगा, जब पानी उबलता है तो बबल्स की फॉर्मेशन बनती है, बट इवेपोरेशन में जब कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है तो क्या बबल्स बनते हैं? नहीं बनते। मेजर 4 डिफरेंस है। नॉर्मल मतलब जो चीज़ें तुम देखते हो उसी चीज़ों को तुमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपीयर कोल्डर देन वाटर एट दी सेम टेम्परेचर? ओके, लेटेंट हीट वही सेम, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि उसने कहा कि 0 डिग्री पे आइस जो है वो हमें ठंडी लगती है। तो क्यों? क्योंकि आइस जो है वो क्या करेगा, लेटेंट हीट जो है आइस ने जो एब्जॉर्ब करी वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो इसलिए आपको वो आइस जो है वो ठंडी लगती है। वाई वी पुट कोल्ड वाटर स्ट्रिप्स ऑन द फोरहेड ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर? भाई देखो, एक बंदे को बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और हमने उसको गीली पट्टियाँ रखी हुई हैं, तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, जब तुम ठंडे पानी के अंदर वो गीली पट्टी डालते हो तो वो ठंडी होती है, फिर तुमने उसके सिर पे रख दिया, फिर वो पट्टी जो है वो जब तुम उतारते हो तो वो गरम गरम सी हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका उस पट्टी के अंदर ट्रांसफ़र हो ही रहा है, ठीक है। सो जब मतलब बॉडी टेम्परेचर, फीवर कब होगा, जब बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37। अगर 40 डिग्री है तो मतलब आपको 103 बुखार या 104 बुखार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि अगर हम वो पट्टी रखेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है ना, वो इवेपोरेट होगा, कहीं ना कहीं वो उस वो पट्टी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इवेपोरेट होगी और वो कूलिंग इफेक्ट देगा, तो वो टेम्परेचर जो है बॉडी का वो लोअर डाउन करने में हेल्प करेगा। तो फिनोमिना हमेशा इवेपोरेशन का आएगा। सोचो, चीज़ों को सोचो कि हमने एक कपड़े को अगर सिर के ऊपर रखा है और बुखार है तो पानी वाली पट्टी हमने रखी है, तो वो पानी जो है उस क्लॉथ से इवेपोरेट होगा जो हमें हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, देखो ये एक रट्टे वाला क्वेश्चन है। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है केमिस्ट्री लैब्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं इसके ऊपर, और ये आपका कुछ नहीं है, ये एक आयोडीन सॉल्यूशन है। याद कैसे कर सकते हो इसको? इसको तुम याद कर सकते हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जैसे आपको चोट लग जाती है तो बिटाडीन का सॉल्यूशन आता है ना, ठीक है, तो वो बिटाडीन का सॉल्यूशन क्या है, वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ही है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप बॉटल्स के ऊपर देखोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर सिर्फ 7% ही एलिमेंटल आयोडीन है। एलिमेंटल आयोडीन मतलब I2, आयोडीन का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है सॉरी आई, एंड एलिमेंटल है तो मतलब 2 लगाओगे I2, ठीक है। तो 6 से 7% ही आपकी प्रॉपर कंसनट्रेटेड आयोडीन होती है। उसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सिंबल होता है K, और आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपका कुछ सोल्यूशन होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और ये सारा का सारा मिक्स होता है इथेनॉल। इथेनॉल कुछ नहीं होती है, एक एल्कोहल होती है, बस इसको इतना याद कर लो। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, इथेनॉल का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, पर ये एल्कोहल होती है। नेक्स्ट आप देखिए, वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ बेटर फॉर हीटिंग पर्पस देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? ठीक है, क्योंकि स्टीम के पास देखो, अब देखो यहाँ पे स्टीम और वाटर का कंपैरिजन हुआ है, आएगा तो लेटेंट हीट, पर लिक्विड स्टीम के अंदर मतलब लिक्विड से वेपर की फॉर्म में या वेपर से लिक्विड की फॉर्म में, तो बात कर रहे हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टीम के पास क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसा होगा। वाई डू ट्रीज एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग समर? ओके, तो देखो उसने कहा कि भाई पेड़ों पे पत्तियां जो हैं वो समर के टाइम पे ज़्यादा क्यों होती हैं, ठीक है। अब दूर दूर तक हम ये चीज़ें सोचते नहीं हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा हम अब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, या केमिस्ट्री हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब गर्मियाँ हैं, ठीक है, गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर इज़ जनरली वेरी हाई, ठीक है। अब
हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कॉटन के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम नॉर्मली ऐसे वूलन कपड़े या ये सब तो नहीं पहन सकते ना, हम ऐसा बिल्कुल लाइट वेट सा, बिल्कुल पतला सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं कि जिससे हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, है ना। ऐसे ही ट्रीज़ भी क्या करते हैं, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो एक तरह से ट्रांसपायर करते हैं। हम भी तो स्वेट करते हैं ना, हम भी तो पर्सपायर करते हैं, बस ह्यूमंस में उस फिनोमेना को पर्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है, या स्वेटिंग बोलते हैं। बट ट्रीज़ के अंदर पानी को सरफेस के ऊपर से लूज़ करना मतलब ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मतलब ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि तो ट्रांसपीरेशन होता है। तो इन ऑर्डर टू कीप देम कूल ट्री मस्ट ट्रांसपायर मोर टू कीप इटसेल्फ कूल, ठीक है। तो उस समय पे क्या होगा, अब वो कूलिंग मतलब वो ट्रांसपीरेशन तो लीव्स के सरफेस पे से हो रही है, और वो पॉसिबल कूलिंग इफेक्ट पॉसिबल कब है, जब ज़्यादा लीव्स होंगी। ज़्यादा लीव्स होंगी तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होएगी तो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आएगा ट्रीज़ के अंदर समर्स में, और वो प्रोटेक्टेड रहेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। वो गर्म हवाओं से अपने आप को बचा पाएंगी, ठीक है। तो ये फिनोमिना जो है, इसलिए ट्रीज़ के अंदर जो है समर्स में ज़्यादा लीव्स होती हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट असाइनमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में देखिए, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता चुकी हूँ कि वी आर एबल टू सिप हॉट टी इन अ सॉसर एज कम्पेयर टू कप। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा सॉसर के अंदर, इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी, उससे कूलिंग इफेक्ट आएगी, और कूलिंग इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली हम सॉसर के अंदर जो है वो सिप करके पी सकते हैं, बजाय कि कप। सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना कप का सॉसर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक ओके इन अ कॉर्नर ऑफ आवर रूम, मतलब आपने क्या कहा कि एक वो अगरबत्ती टाइप की स्टिक्स होती हैं ना, जिसको आप क्या कहते हो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसको जब आप कहीं ना कहीं जलाते हो, एक कॉर्नर में रख देते हो, तो पूरी जगह उसकी फ्रेगरेंस जो है वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और उसने तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया कि वो फ्रेगरेंस जो है वो स्प्रेड हो जाती है, वाई? ड्यू टू डिफ्यूजन, एक्सप्लेन, ठीक है। तो उससे क्या है कि भाई देखो पार्टिकल्स, यहाँ पे भी एयर के पार्टिकल्स की बात आएगी, तो वो क्या है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना इट्स पार्टीज लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे देखो इट्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आएगा यहाँ पे पार्टीज की जगह, ठीक है। तो पार्टिकल्स विग्रसली स्प्रेड होते हैं, वो दूर दूर तक फैलेंगे, जिसकी वजह से फ्रेगरेंस आएगी। व्हाट इज सब्लिमेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब सॉलिड्स जो हैं डायरेक्टली गैसेस के अंदर या वेपर फॉर्म में चेंज हो, बजाय कि वो लिक्विड्स के अंदर आएँ, ठीक है। देन इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन चॉक, ऑयल एंड ऑक्सीजन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एक डाउट है, बिकॉज इस क्वेश्चन में मतलब ये किस वे में पूछा गया है आई डोंट नो। सो प्लीज़ एक बारी इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स के अंदर जब मैम आंसर देंगी तो प्लीज़ मैच कर लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। डिससिमिलैरिटीज़ तो बहुत है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, चाहे चौक ले लो, चाहे ऑयल ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, तीनों ही पार्टिकल से बने हुए हैं। अब अगर ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो वो गैस है, ऑयल की बात करती हूँ लिक्विड है, और चौक की बात करती हूँ तो सॉलिड है, पर बने तो तीनों पार्टिकल्स से ही है ना, ठीक है तो फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो यही मैंने आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 50 ग्राम ऑफ शुगर, चीनी, 50 ग्राम चीनी को मैंने 100 ml पानी के अंदर मिला दिया, तो उसका जो पानी का वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो तुमने ऐसा मतलब कि क्या तुम कंक्लूड करोगे, व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय इट्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि भाई देखो सोचने की बात है, अब इसको हम कैसे सोचेंगे कि लिक्विड है, ठीक है, हमने चीनी घोली, अब लिक्विड है, तो लिक्विड में हमें पहले से ही ये बात पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है।
पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर मैं चीनी डालूं भी, अगर मैं शुगर ऐड करूं भी, तो ये शुगर भाई स्पेस थोड़ी ना कहीं उसको अलग से मतलब बनानी पड़ रही है, उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी स्पेस है, ये सारी स्पेस ही तो है पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ जाके शुगर के मॉलिक्यूल्स फिट कर लेंगे अपने आप को, तो इसलिए इंक्रीज नहीं होता वॉल्यूम में। ठीक है, देन व्हाट हैपन्स व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बैलून, इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ, ठीक है, इन्फ्लेटेड एयर बैलून, एक पूरा बड़ा बैलून है, उसको हमने पिन से पियर्स किया, मतलब कि एक तरह से पिन मारी उसके ऊपर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस स्टेट एग्जिबिटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। देखो अब आप कहीं ना कहीं इसको कंपेयर कैसे करोगे। आपने एक बलून के अंदर हवा है, ठीक है, जब मैं किसी भी एक हवा वाले बलून को हवा में ऐसे छोड़ देते हैं हम, तो वो एकदम से बड़ी तेज़ी से हवा निकलती हुई और फिर वो नीचे गिरता है। ये हमने सबने ऑब्ज़र्व किया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बलून के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर, मतलब जो बलून के अंदर, सॉरी एटमॉस्फेरिक कह रही हूँ मैं, बलून के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का भी तो अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है, वो उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऐसा फिनोमिना शो करता है। अब अगर मैंने एक बलून के अंदर पिन मार दी, ठीक है, तो वो क्या होगा, एकदम से हवा जो है वो बाहर निकल के आएगी, एकदम से वो मतलब कि बलून कहीं ना कहीं टीयर अप होगा, प्रेशर आएगा उसके वॉल्स के ऊपर, ठीक है, और वो हवा जो है वो अंदर की बाहर निकलेगी एक फोर्स के साथ, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड द इन्फ्लेटेड बलून इज मच मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन अ पिन इज प्रिकल्ड। ऑल द गैसियस पार्टिकल्स जो भी बलून के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बाहर आने की, इंटेंड मतलब कोशिश करेंगे टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो जाएगा, तो इसलिए ये फिनोमिना होगा, बलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल इज एडेड टू वाटर। भाई अगर तुमने पानी के अंदर डिटॉल ऐड किया तो पूरा पानी जो है वो डिटॉल वाला बन जाता है, तो फिनोमिना क्या हुआ बताओ, डिफ्यूजन, सिंपल। नेक्स्ट, डिफाइन डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। ओके, तो डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके फाइन, बिकॉज वॉल्यूम में थोड़ा सा क्या है, वॉल्यूम हमेशा होती तो क्यूब फॉर्म में है, बट मीटर की फॉर्म में वॉल्यूम को लिखना इज़ लाइक थोड़ा सा अलग लग रहा है, बिकॉज वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इन लीटर्स या ml लिक्विड की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, केजी पर मीटर क्यूब इसकी एक यूनिट है, वैसे इसका साइन जो होता है वो हमेशा डेंसिटी का किस फॉर्म में होता है, पी, ठीक है, स्मॉल पी। Next, why do gases exert more pressure on the walls of the container than the solids? बिल्कुल सही पूछा इसने, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और जब वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली दीज पार्टिकल्स विल एक्सर्ट सम ऑफ द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस भी किसी कंटेनर में ये हैं। बट सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो एकदम से कंटेनर के वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पुटअप नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये आपके असाइनमेंट का, एक यही क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा क्या कह लो, बहुत अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन 3 वेसल्स ए बी सी आर ई ए ई बी एंड ई सी रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे उसने क्या कहा कि ई ए बड़ा है, फिर ई बी, फिर ई सी। अरेंज द टेम्परेचर टी ए टी बी एंड टी सी ऑफ वाटर इन द 3 वेसल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसने तुम्हें बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है पानी की वो ई ए है, बी है, सी है, और ई ए की सबसे ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर को हमने अगर अरेंज करना है, ठीक है, तो
कहीं ना कहीं जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई, जिस पानी की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई, तो वाइब्रेशन भी उसी के अंदर ज़्यादा होगी। और वाइब्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर मैंने पानी को हीट किया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, ठीक है ना, तो वो पानी, जिस भी पानी को मैं ज़्यादा हीट दूंगी, वो उतनी ही ज़्यादा पार्टिकल्स उसके वाइब्रेट होंगे और उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। तो TA इज़ ग्रेटर देन TB, TB इज़ ग्रेटर देन TC, ठीक है। शायद ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे आप मार्क करेंगे कि TA जो है दैट विल बी ग्रेटर देन TB एंड दैट विल बी ग्रेटर देन TC, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डू सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख दो उठा के कि उसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट साइज होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो मिनिमम होते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी लेस कॉम्प्रेसिबल है, मतलब कि मिनिमम कॉम्प्रेसिबल है, और रिजिडिटी हाईली रिजिड है, इसलिए ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी प्रॉपर, ठीक है। कुछ भी, मतलब आप अपनी एक नॉलेज के बेस पे आंसर्स को करिए। अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगी, और वो नेक्स्ट असाइनमेंट आपको घर पे नहीं, आपको ट्यूशन पे ही बैठ के करनी है, ठीक है। और आपको अपना दिमाग लगाना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि कोशिश करो कि आपके आंसर्स प्रॉपर इंग्लिश में हों, और अगर नहीं समझ आ रहा पर ये पता है कि कॉन्सेप्ट है, भाई ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो प्लीज़ उसको हिंदी में भी लिख के जा सकते हो अपनी आंसर शीट्स में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आई वांट टू एनालाइज कि आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ आया, कितना आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि अगर एक नया क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक है। आई जस्ट वांट टू एनालाइज योर माइंड्स। फाइन, ओके, थैंक यू।